नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपकी अपनी कक्षा में। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा लेके आए जो कि हिंदी साहित्य का सरल इतिहास चल रहा है। उसमें आधुनिक काल में हमने कुछ देखी थी कक्षाएं। आज हम देखेंगे भारतीय युग के प्रमुख रचनाकार। ठीक है, प्रमुख रचनाकार देखें। इससे पहले 21 कक्षाएँ हो चुके हैं। आपने अगर वो कक्षाएँ नहीं देखी है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप सारी कक्षाएं क्रमवार देख सकते हैं। चलिए, ये कक्षाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे पीजीटी, जीआईसी, एलटी, किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका जन्म 1850 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1885 में हुई थी। इतनी अल्प आयु में उन्होंने साहित्य की इतनी बड़ी सेवा की, उनकी रचनाओं की संख्या बड़ी है। उन्होंने साहित्य की विविध विधाओं को समृद्ध किया है, अनेक विधाओं का प्रवर्तन किया है। ठीक है, तो अनेक विधाओं का प्रवर्तन भी किया है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वे हिंदी साहित्य में आधुनिक युग के प्रवर्तक हुए हैं, यह तो आप देख चुके होंगे। 18 वर्ष की आयु में ही उन्होंने बंगला में विद्यासुंदर नाटक हिंदी अनुवाद किया। तो सिर्फ मात्र 18 वर्ष की आयु में ही भारतेंदु जी ने कौन सी रचना का अनुवाद किया है? विद्यासुंदर नाम से एक रचना की है, वो बंगला भाषा में लिखी हुई थी, उसका अनुवाद इन्होंने किया है। विषय क्या है? नाटक इन्होंने किया है, बनाया है। आगे इसी समय अर्थात 1868 में उन्होंने कविवचन सुधा नामक पत्रिका निकाली। बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, बहुत बार पूछी जाती है। ठीक है, कविवचन सुधा कब की है? 1868 में। इसमें साहित्यिक रचनाएं तो होती ही थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विचार और टिप्पणी भी होती थी। इसी पत्रिका में उन्होंने विलायती कपड़े के बहिष्कार की अपील और ग्राम गीतों के संकलन की योजना प्रकाशित की थी। 1873 में उन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक मासिक पत्रिका निकाली। तो ये भी पत्रिका, इनकी 3 पत्रिकाएं हैं, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली हो गई कविवचन सुधा 1868 का, 1873 का हरिश्चंद्र मैगजीन है जो कि हरिश्चंद्र चंद्रिका नाम से पहले प्रकाशित हुई थी और ये मासिक पत्रिका है। एक इनकी और है, वो है बालाबोधनी सभा 74 की, 1874 की। आगे देखते हैं इस पत्रिका के प्रकाशन कितना महत्वपूर्ण है, यह इसी से समझा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु के अनुसार नई शिक्षा में ढली, मतलब ये बहुत पूछा जाता है कि भारतेंदु युग के अनुसार ये कौन सा नई शिक्षा में ढली नाम था। ठीक, बाद में इस पत्रिका का नाम उन्होंने हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। अभी थोड़ी देर पहले हमने बता भी दिया। और ये मात्र 8 अंकों के छपने के बाद इसका नाम इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन से हटा के क्या कर दिया? हरिश्चंद्र चंद्रिका कर दिया। आगे देखते हैं 1874 में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बालाबोधनी नामक पत्रिका निकाली। भारतेंदु ने सबसे अधिक संख्या में नाटक लिखे हैं। तो अगर भारतेंदु जी में पूछा जाए उन्होंने कि सबसे अधिक क्या लिखा है, तो नाटक लिखे हैं। ठीक, अनुवाद किया है, लिखे भी हैं, मौलिक भी है और अनुदित भी हैं। उनके मौलिक नाटक इस प्रकार हैं: वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, चंद्रावली, विशस्य विषम औषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, भारत अंधेरी नगरी, प्रेम जोगनी, सती प्रताप। ठीक है, अगर इनका प्रकाशन वर्ष की बात की जाए तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवति का क्या है? 1873। क्या है? 1873। ठीक है, 1873 है। अगर चंद्रावली की बात की जाए तो 1876। क्या है? 1876। आज अगर विशिष्ट विषम औषधम की बात की जाए तो ये भी 1876 की है। अगर भारत दुर्दशा की बात की जाए तो ये 1880 की है। 1880 की नेट सिलेबस में भी लगी। नील देवी 1881 की, 1881। अंधेर नगरी भी 1881 का है। प्रेम जोगनी 1875 का है। प्रेम जोगनी 1875। और सती प्रताप का क्या है? 1883। क्या है? 1883 है। और सती प्रताप इनका अधूरा नाटक है, इनके फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने पूरा किया है। ठीक है, कौन थे? फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास ने।
अनुदित नाटकों में अनुदित देखिए, अभी तक ऊपर जो हमने देखी वैदिक हिंसा, हिंसा न भव, चंद्रावली, विशेष विषमोत्सव, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगनी और सती प्रताप बहुत ही महत्वपूर्ण और इनकी ये सारी मौलिक रचनाएं। अब हम अनुदित नाटक देखेंगे। विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी ये प्रमुख हैं। तो ये अनुदित नाटक हैं। अगर इनका समय देखेंगे तो 1868 का है भारत विद्या सुंदर है और 1872 का है पाखंड विडम्बन। धनंजय विजय 1873 का है और कर्पूर मंजरी 1875 की। क्या है? 1875 ठीक। और मुद्रा राक्षस का क्या है? 1878 और हरिश्चंद्र मैग्नीज क्या है? 1875 ठीक, 75 है इसका भी। और भारत जननी का है 1877। क्या है? 1877 है ठीक। चलिए आगे चलते हैं। तो बादशाह दर्पण और इनके फिर अनुदित नाटक को दोहरा देते हैं। विद्या सुंदर, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी ये बहुत ही मोस्ट हैं। कोई भी परीक्षा में यहाँ से 1-2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। आगे देखते हैं। बादशाह दर्पण और कश्मीर कुसुम इनके बहुत महत्वपूर्ण नाटक हैं। ये भी बहुत पूछे जाते हैं। उनके इतिहास ग्रंथ हैं, चाहे निबंध का है या इतिहास ग्रंथ। आगे कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी कहानी है। कुछ आप बीती कुछ जग बीती इनकी कहानी है। कविताओं आदि का उल्लेख पहले हो चुका है ठीक, आगे के चैप्टर में हो चुका है। भारतेंद्र ने यात्रा वर्णन भी किया है। उन्होंने सुदूर देहाती क्षेत्रों की यात्रा बैलगाड़ी से की है। कहा जाता है कि 1885 में उन्होंने जगन्नाथपुरी की जो यात्रा की उसका उनके जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनका परिचय बंगाल के नए साहित्य आंदोलन से हुआ। आगे देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र अत्यंत जीवंत और मित्रपरायण व्यक्ति थे। उनके जिंदा दिली की कहानी साहित्य क्षेत्र में ही विदित नहीं है, अनेक कहानियाँ काशी के लोक जीवन में भी प्रचलित हैं। उन्होंने अपने जैसे समान धर्म साहित्यिक एकत्र किए, उन्होंने प्रोत्साहित किया और उनकी रचनाएं छपी। इसलिए भारतेंद्र युग में एक भारतेंद्र मंडल की भी स्थापना इन्होंने की है भी था ठीक है। उसमें इनके सहयोगी कुछ मित्र रहे हैं भारतेंद्र मंडल में। भारतेंद्र हरिश्चंद्र काशी के अत्यंत समृद्ध परिवार में उत्पन्न हुए थे। कहा जाता है कि स्वयं काशी नरेश इनके यहाँ आया करते थे। उनका जीवन राजसी वैभव का था। किंतु भारतेंद्र ने धन की सदैव उपेक्षा की है। वे महान दानी थे। उनका अंतिम समय अभावग्रस्त था। भारतेंद्र महान साहित्यकार ही नहीं थे, महान मानव भी थे। आगे देखते हैं। भारतेंद्र हरिश्चंद्र राष्ट्रीय विचारों के देश प्रेमी व्यक्ति थे। उनका साहित्य समाजवाद का विरोध करता था, देश की विषमता का चित्रण करता था, उसकी पीड़ा व्यक्त करता था और उस विषमता से दूर करने की प्रेरणा देता है। भारतेंद्र के साहित्य में भक्ति, रीति और आधुनिक धाराएं हैं, किंतु उनका ऐतिहासिक महत्व आधुनिक साहित्य के प्रवर्तक के रूप में है, क्योंकि नए बोध पर आधारित यह धारा ही विकासशील थी। उन्हीं गुणों के कारण आधुनिक साहित्य के प्रारंभिक दौर को भारतेंद्र युग कहा जाता है। आगे देखते हैं। परवर्ती हिंदी साहित्य का विकास जिस दिशा में हुआ उस पर सबसे पहले भारतेंद्र और उनके सहयोगी रचनाकार चले हैं। आगे देखते हैं। तो इनके सहयोगी रचनाकार में पहले कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। समय क्या है इनका? समय आप ध्यान में रखें, 1856 में जन्म हुआ, मृत्यु कब हुई? 1894। समय आप बिल्कुल ध्यान दें, समय बहुत पूछा जाता है क्रम लगाने के लिए रचनाकारों का, ठीक है। प्रताप नारायण को भी केवल 38 वर्ष की आयु मिली, ठीक है। 38 वर्ष की आयु में बहुत सारी इन्होंने रचनाएं लिखी और बहुत अच्छी, ठीक है। वे अत्यंत विनोदी जीवी थे। वे ब्राह्मण नामक पत्रिका निकालते थे। इनका पत्र निकलता था ब्राह्मण नाम से। कहाँ से निकलता था? कानपुर से। कहाँ से निकलता था? कानपुर से निकलता। कब निकलता था? और ये मासिक पत्रिका थी। 1800
1883 में, और मासिक पत्रिका थी। क्या है? मासिक पत्रिका। ठीक है, तो ब्राह्मण इनकी मासिक पत्रिका थी, 1883 में निकलती थी। और कहाँ से निकलती थी? कानपुर से। उनका मनमौजीपन उनकी रचनाओं विशेषता निबंधों में दिखाई पड़ता है। उन्होंने कुछ ग्रंथ गंभीर ढंग के भी लिखे हैं। उन्होंने कलिकौतुक रूपक और संगीत शकुंतल, भारत दुर्दशा, हठ हमीर, गो संकट, कलि प्रभाव, जुआरी खुआरी नाटक लिखे हैं। उन्होंने दैनिक जीवन की घटनाओं पर और नए फैशन पर अनेक कविताएं लिखी हैं। ठीक है, उनकी कविताओं का पूर्ण अंश वह है जिसमें उन्होंने आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक समस्याओं को नए बोध के साथ चित्रण किया है। कविताओं के लिए आल्हा, लावनी जैसी लोक प्रचलित काव्य शैलियों का उपयोग किया है। आगे देखते हैं बालकृष्ण भट्ट, 1844 से 1914। बालकृष्ण भट्ट हिंदी प्रदीप, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण हिंदी प्रदीप नाटक है, अरे पत्र है इनका। कब का है? 1877 का है। कब का है? 1877। मासिक पत्रिका है और कहाँ से निकलती? प्रयाग से। कहाँ से निकलती थी? प्रयाग से। आगे देखते हैं, वे निबंधकार, समीक्षक और नाटककार थे। वे कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, इनके सब महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। ठीक है, कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, आगे चंद्रसेन आदि इनके नाटकों की रचनाएं हैं। भट्ट जी ने कुछ बंगला नाटकों का भी अनुवाद किया है, तो इन्होंने भी बंगला नाटकों का अनुवाद किया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र की तरह। आगे देखते हैं, अगले कवि हैं हमारे उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, इनका भी जन्म समय आप ध्यान देंगे 1855 और से 1922 तक। आगे देखते हैं प्रेमघन के बारे में। प्रेमघन की काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु को अपना आदर्श मानते थे। वे कलात्मक और अलंकृत गद्य लिखते थे। ये आनंद कादम्बिनी नामक पत्रिका निकालते थे। 3 लोगों की पत्रिका आ चुकी है, आनंद कादम्बिनी। ये कब निकलती थी? 1881 में निकलती थी। ये भी मासिक पत्रिका थी। मासिक पत्रिका थी, कहाँ से निकलती थी? मिर्ज़ापुर से। कहाँ से? मिर्ज़ापुर से। ठीक, आगे बाद में उन्होंने नागरी नीरद नामक पत्र निकाला। तो बाद में उन्होंने नागरी नीरद भी नाम से एक पत्र निकाला। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, प्रयाग, रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक थे। प्रेमघन ने जीर्ण जनपद नाम का एक काव्य लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण है। आगे देखते हैं हम, भारतीय युग के अन्य उल्लेखनीय साहित्यकारों में लाला श्रीनिवास दास, जन्म इनका क्या है? 1851 से लेके 1887 तक। ठाकुर जगमोहन सिंह 1857 से लेके 1899 तक। पंडित राधाचरण गोस्वामी का समय क्या है? 1858 से लेके 1925 आदि प्रमुख रहे हैं। तो इतने सारे और भी रचनाकार रहे हैं भारतीय युग में। आगे देखते हैं, भारतीय युगीन चेतना का विकास 1900 से 1920। द्विवेदी युग यहीं से शुरू होता है। यहाँ से क्या होता है? द्विवेदी युग शुरू हो जाता है। भारतीय और उनके समानधर्मा रचनाकारों द्वारा हिंदी साहित्य में जिस आधुनिकता का प्रवर्तन हुआ उसके प्रभाव से काव्य भाषा गद्योन्मुख हो रही थी। यद्यपि वह ब्रज भाषा भी बनी हुई थी। पुराने काव्य रूपों का पुनः प्रचलन और नए काव्य रूपों का प्रारंभ हो रहा था। गद्य पहली बार साहित्य की प्रधान माध्यम बन रहा था और साथ ही साथ कविता की भाषा भी गद्य की ओर झुक रही थी। मुगल साम्राज्य के अंतिम दिनों में असुरक्षा के कारण व्यापारी, शायर, कलावंत आदि उत्तर भारत में फैल गए थे। आगे देखते हैं, दक्षिण भारत में हिंदी या हिंदवी ने मोहम्मद तुगलक के समय में ही जड़ पकड़ ली थी। इस प्रकार खड़ी बोली हिंदी लगभग समूचे भारत और विशेषता उत्तर भारत की समान बोलचाल की संपर्क भाषा बन गई थी। आधुनिक साहित्य के लोकोन्मुखता और यथार्थ बोध का आग्रह था। समान बोलचाल की भाषा अर्थात खड़ी बोली काव्य भाषा हो। ब्रज भाषा काव्य की सुदीर्घ कालीन परंपरा थी। काव्य रसिकों में परंपरागत संस्कार थे, अतः ब्रज भाषा के समर्थकों ने खड़ी बोली में काव्य रचना का विरोध किया। ब्रज भाषा पिछले लगभग 200 वर्षों से प्रधानतः नायिका भेद, नक्शिक वर्णन,
एवं दरबारी काव्य की भाषा बनी हुई थी। 1900 से प्रारंभ होने वाली साहित्यिक प्रवृत्ति रीतकालीन दरबारीपन के विरोध में थी। हिंदी साहित्य प्रधानता उस राष्ट्रीय स्वाधीन चेतना का सहचर बन गया था जो साम्राज्यवाद के साथ सामंत का भी विरोध कर रहा था। आगे देखते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में भारत में दूरगामी परिवर्तन हो रहे थे। देसी पूंजीवादी विदेशी साम्राज्यवादी की बाधा के बावजूद उदित हो चुका था। तिलक की गिरफ्तारी पर बंबई के मजदूरों ने हड़ताल की। 1907 में सरस्वती में हड़ताल की एक लेख छपा। 1904 में एशिया के देश जापान ने जब यूरोप में जार शासित रूस को लड़ाई से पराजित किया तो भारत में उत्साह का संचार हुआ। 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है, तो कब मिला? 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला। इसी समय तिलक ने स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा लगाया। बहुत ही महत्वपूर्ण। किसने लगाया? तिलक जी ने लगाया। स्वाधीनता मतलब स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह चेतना पूरे देश में व्याप्त हो गई थी। तिलक ने गीता रहस्य में महान भारतीय ग्रंथ गीता को कर्म योग का प्रतिपादक ग्रंथ बतलाया। तिलक की इस पुस्तक का भारतीय मानस पर गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा है। आगे चलकर रामचंद्र शुक्ल ने जिस कर्म सौंदर्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया वह इसी कर्म योग से संबंधित है। आगे देखते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी संपत्ति शास्त्र, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण संपत्ति शास्त्र है, नामक पुस्तक 1908 में प्रकाशित की, जो भारत के आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का अभूतपूर्व चित्र प्रस्तुत करती है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में किए गए कार्यों की गूंज यहाँ सुनाई पड़ रही थी, जिसे हमने स्वाधीन चेतना कहा है। इसके निर्माण की प्रक्रिया इन घटनाओं का योगदान है। आगे देखते हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य को समझने के लिए इस स्वाधीन चेतना को समझना बहुत उपयोगी है। वस्तुतः इसी शब्द के सहारे हम इस काल की सामाजिक चेतना और सांस्कृतिक चेतना को समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। तो थोड़ा सा ज़्यादा है। स्वाधीन चेतना का आधार क्या है? ज्ञान है। भारतीय युग से हिंदी साहित्य ज्ञान साधना नए दौर से आरंभ हुआ था। साहित्य में ज्ञानाश्रित बोध एवं विवेक के बूते प्राचीन साहित्य का पुनः परीक्षण आरंभ हुआ। प्राचीन साहित्य की प्रशंसा ही नहीं, इसकी आलोचना भी आरंभ हुई। समकालीन साहित्य को बोध या विवेक निर्देशित करने लगा। यह निर्देश भाषा के क्षेत्र में खुलकर सामने आया। इस कालखंड में नई जानकारी का संचय, भाषा की व्यवस्था और रीतवाद का विरोध साहित्यिक सक्रियता के प्रमुख क्षेत्र हैं। इस कालखंड को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से द्विवेदी युग कहा गया है। वो साहित्य को क्या कहते हैं? ज्ञान राशि का संचित कोश। बहुत पूछा जाता है ये कथन, किसका है? तो ज्ञान राशि का संचित कोश किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। तो ज्ञान राशि का संचित कोश मानते हैं। वे भाषा और साहित्य के व्यवस्थापक थे। सरस्वती पत्रिका को इस व्यवस्थापन का माध्यम बनाया। भारतीय युग में गद्य लेखन जोर शोर से शुरू हो गया था, किंतु खड़ी बोली में हिंदी गद्य का स्वरूप नहीं स्पष्ट हुआ था। उसमें बोलियों के प्रयोग और अरबी, फारसी, अंग्रेजी, संस्कृत के भी प्रयोग धड़ल्ले से प्रविष्ट होते थे। इससे हिंदी गद्य की रूप हानि होती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने विभक्तियां, विराम, आदि चिन्हों के प्रयोग एवं समानार्थक अनेक रूपों के व्यवहार से उत्पन्न अस्पष्टता को दूर करने का प्रयास किया है। पंडित रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, सरस्वती के संपादक के रूप में उन्होंने आई हुई पुस्तकों के भीतर व्याकरण और भाषा की अशुद्धियां दिखाकर लेखकों को बहुत कुछ सावधान कर दिया है। यद्यपि कुछ हठी और अनाड़ी लेखक
अपनी भूलों और गलतियों का समर्थन तरह तरह की बातें बनाकर करते रहे हैं, पर अधिकतर लेखकों ने लाभ उठाया और लिखते समय व्याकरण आदि की पूरा ध्यान रखने लगे। गद्य की भाषा पर द्विवेदी जी के शुभ प्रभाव का स्मरण जब तक भाषा के लिए शुद्धता आवश्यक रही समझी जाएगी तब तक बना रहेगा। हिंदी के प्रचार कार्य में वृद्धि होने के साथ साथ भाषा की एकरूपता की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी। तो आज की कक्षाएं यहीं तक। हम कल देखेंगे द्विवेदी युग का प्रचार कार्य और उनके हिंदी पाठकों की वृद्धि कैसे हुई। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपको मिलेंगे अगली कक्षा में।